नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं आज। एक तो हुकूमत ने उस मिनिस्ट्री की उस प्रपोजल का अप्रूवल दे दिया है जिसके तहत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी की जाएगी और यूँ पेट्रोल जिसे सुपर भी उर्फ़ आम में कहा जाता है उसकी कीमत में 20 से 21 रुपए की कमी देखने में आएगी। जो लाइट डीजल है उसकी कीमत में अंदाज़न 34 रुपए की कमी आएगी। कैरोसिन पेट्रोल जो है जिसको मट्टी का तेल उर्फ़ आम में कहा जाता है उसकी कीमत में 44 रुपए की कमी आएगी। अब देखना यह है कि ये जो कमियां आएंगी इससे इंसानों को तो फ़ायदा होगा, शहरियों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की मईशत को भी किसी किस्म की सपोर्ट स्टेज पे मिल पाएगी? ये एक अहम सवाल जो है हमारे जहन में है। PIA के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बनी है, पहली दफ़ा अमेरिका की हुकूमत और वहाँ की जो एजेंसी है ट्रांसपोर्टेशन TSA जो है सिक्योरिटी एजेंसी, उसने PIA को डायरेक्ट अमेरिका की फ़्लाइट्स की इजाज़त दे दी है। यूँ तो एक साल में महज 12 फ़्लाइट्स की अभी इजाज़त मिली है, लेकिन उम्मीद यही है कि PIA अपना केस इस्टेब्लिश कर सकेगी कि PIA सिक्योरिटी के साथ फ़्लाइट्स अमेरिका तक ले जा सकती है और यूँ PIA को अमेरिका के शहरों यानी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो और डैलस तक रेगुलर फ़्लाइट की इजाज़त भी मिल सकेगी। कैसी डेवलपमेंट है जिसके हवाले से हमारी कोशिश होगी कि हम एविएशन मिनिस्टर जनाब गुलाम सरवर साहब से भी आज इस प्रोग्राम में बात कर सकें। PIA ने एक दिन पहले एसेंशियल सर्विसेज एक्ट 1952 को भी लागू कर दिया है, जिसके तहत PIA इमरजेंसी हंगामी बुनियादों पे दुनिया भर में स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस लाने की जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकेगी। और अब से चंद घंटे पहले गालिबन एक आज के दिन ही की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये भी है कि PIA ने अपनी बहुत सी जो यूनियंस थी उन्हें डी नोटिफाई कर दिया है और सिर्फ कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंसी CBA जो है अब वो सिर्फ PIA के एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर सकेगी और जितनी भी और एसोसिएशंस थी केबिन क्रू के हवाले से, इंजीनियर्स के हवाले से, सीनियर स्टाफ मेंबर्स के हवाले से, उन सबको डी नोटिफाई कर दिया गया। और ये भी रहा है मुझे कि शायद पायलट्स की जो एसोसिएशन है उसे भी डी नोटिफाई शायद कर दिया जाएगा। ये तो बहुत सी डेवलपमेंट्स है जिसके हम इस प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे, लेकिन जहाँ से मैं आज की डिस्कशन का आगाज़ करना चाहता हूँ अपने दो प्रिंसिपल गेस्ट के साथ, वो ये है कि आप सुन चुके होंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस व्हाइट हाउस ने हिंदुस्तान के सदर नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के ऑफिस और हिंदुस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन में उन्हें ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके पीछे हिंदुस्तान की हुकूमत और वहाँ के ज़राए इब्लाग का तो दावा ये है कि चूँकि अमेरिका की हुकूमत और डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ थे क्लोरोक्वीन के इशू पे, इसलिए ये एक नापसंदीदगी के इजहार पे किया गया है। लेकिन हमारी इतला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की एक लॉबिस्ट फर्म जिसे हायर किया, जिसे पाकिस्तानी के अमेरिकी निजात जो डायस्पोरा है उसकी मदद से हायर किया गया, ये उस लॉबिस्ट ने जब वाइट हाउस को ये पॉइंट आउट किया कि वाइट हाउस एज ए रूल एंड पॉलिसी दुनिया में किसी भी लीडर को फॉलो नहीं करता, वाइट हाउस में सिर्फ 13 इस वक्त लोगों को फॉलो किया जा रहा है ट्विटर हैंडल पे, तो इसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनकी एम्बेसी का होना जो है ये पॉलिसी के खिलाफ है और यूँ वाइट हाउस ने इन्हें अनफॉलो कर दिया। इससे ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तान की लॉबिंग और उनकी पेनिट्रेशन के पीछे किस किस्म के डायनामिक्स हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। यहीं से इनफैक्ट हम शुरू करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर पाएंगे डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कि रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के और स्पोक्समैन हैं, DSNG से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ ही मुझे पाकिस्तान के नोटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी के कमेंटेटर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। डॉक्टर शहबाज गिल साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको मुबारक हो इस चीज़ की कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हायर्ड एक लॉबिस्ट ने इंटेलिजेंटली इस चीज़ को एक्सपोज किया कि कैसे पेनिट्रेशन के ज़रिए वाइट हाउस के ट्विटर पे सिर्फ नरेंद्र मोदी को फॉलो किया जा रहा है, जबकि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, दुनिया के किसी लीडर को वहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा था। और ये दर हकीकत एक लॉबिंग ही थी जिसे एक अमेरिकन लॉबिस्ट ने ही एक्सपोज किया है। तो कंग्रेचुलेशन टू यू। कुछ हमें इसके बारे में बता सकेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहित। देखिए, आप उन चंद पाकिस्तानियों में से पाकिस्तानी हैं जो इंडिया का जो अमेरिका में बढ़ता हुआ असर व रसूख था और स्पेशली पिछले 10 से 15 साल में जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, आप उस पर लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं और उनके उस खतरनाक हद तक बढ़ने को हमेशा पॉइंट आउट करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया जाता रहा। मैं अमेरिका में था तब भी मैं देखता था और बड़ा इस बात पे दिल जलता था कि पाकिस्तान की किसी ज़माने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती थी, लेकिन वो उसके साथ साथ वो सारी स्पेस इंडिया
ले जाता रहा हमसे। अगर आप देखें तो उसमें जो 17-18 अकाउंट या 20 अकाउंट फॉलो हुए थे व्हाइट हाउस से, उसमें अभी भी अगर आप देखें तो 3 से 4 अकाउंट जो हैं वो इंडिया के हैं। लेकिन हमारे, जैसे आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसीज, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हमने इसको बहुत इफेक्टिवली आवाज़ उठाएंगे। जहां पे भी हमें लगेगा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जहां पे भी हमें लगेगा कि जो एक अमेरिका का अपना आइन कानून है, अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे जो पाकिस्तानी निजाद अमरीकी हैं उनके भी वहां बराबरी के हक हैं, तो उनकी भी वहां पे आवाज़ उठेगी कि अगर हिंदुस्तान को एक ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा। तो लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि ये इस हद तक चीज़ें कैसे पहुंची। आपने देखा पिछले दिनों में जब कश्मीर का इशू बहुत ही हाईलाइट हुआ, स्पेशली उसमें वो हाईलाइट इसलिए हुआ, मैं ये कहूंगा इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ काम करता हूं, लेकिन ये आप भी इस बात के गवाह हैं, मैं भी, पूरा पाकिस्तान भी, कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर के इशू को एक चेहरा और आवाज दी, वो इससे पहले नहीं मिल सकी बहुत सारे सालों से। बल्कि जब से कश्मीर की मैं कहूंगा ये चली है मूवमेंट, इस तरीके से हमारे किसी हेड ऑफ स्टेट ने इतने इफेक्टिवली जाके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चीजें जो होने वाली थी इंडिया में, कुछ तो हो रही थी और जो होने वाली थी उनको भी पहले से लोगों को मुतला किया और आज वो पूरी दुनिया मान रही है। तो आपने देखा होगा जब ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी यूथ ने, चूंकि आप तो एक टॉप रेटेड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे हैं, किसी कॉलेज से नहीं बल्कि एक मेजर यूनिवर्सिटी से आप वाबस्ता रहे हैं शिकागो में, ये एक उर्फ़े आम में हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि एक साजिश के तहत अमेरिका में हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल है। इस छोटे से वाक़े से, व्हाइट हाउस के ट्विटर वाली एग्जाम्पल से साबित होता है कि कैसे हिंदुस्तान और उनकी लॉबीज़ ने टेक्निकली अमेरिका के ढांचे में पेनिट्रेट किया हुआ है, और अगर पाकिस्तान को उस असर रसूख का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान को भी एक टेक्निकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्योंकि यहाँ जब एक्सपोज कर दिया गया कि एक अनयूजुअल चीज़ की गई है व्हाइट हाउस के अंदर, तो व्हाइट हाउस को उसे ठीक करना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी हुकूमत में है कि स्टेप बाय स्टेप टेक्निकली अमेरिका के अंदर चलना होगा और डायस्पोरा को साथ लेके चलना होगा? जी मोहित, ये बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। पाकिस्तान में ये समझा जाता था शायद पूरे अमेरिका में तमाम के तमाम लोग जो हैं वो किसी स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान को एलिनेट, वहां पर जो स्पेस थी, पॉलिटिकल स्पेस, उसमें करने की जो कोशिश हो रही थी। कोई ऐसा हरगिज नहीं है। हम अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स बोलते हैं। जो जितने भी सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, जितने भी डिसाइसिव ऑफिसेज हैं वहां पर, उनमें जो एड्स हैं, पॉलिटिकल एड हैं, वो देखें कितने पाकिस्तानी और कितने इंडियन हैं। इसी तरीके से व्हाइट हाउस है, दूसरी जगह है, उनकी टेक्नोलॉजी का स्टाफ है, टेक्निकल एरियाज हैं, पॉलिसी के एरियाज हैं, थिंक टैंक्स हैं। आप देखें कि वहां पे कितनी ज्यादा इंडियन नेशनल्स की वहां पर नंबर्स गेम जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को बहुत लॉजिकल स्टेप लेने चाहिए थे जो अब लिए जा रहे हैं। और इसमें एक तरफ तो आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके साथ साथ हमारी बहुत ही गुड लक है कि हमारी इस टाइम जो आर्म्ड फोर्सेस की क़यादत है वो जनरल बाजवा के हाथ में है, जिन्होंने बहुत ही स्मार्टली और इंटेलिजेंटली जो इस खित्ते के अंदर सिचुएशन थी उसको पाकिस्तान की सिम्मत खींचा पिछले चंद सालों में, और उसकी वजह से हमारी जो बार्गेन चिप थी मैं ब्रेक से पहले अमेरिका में और दूसरी जगहों के ऊपर। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आप माहिर माशियात हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से लिखते हैं, कुछ बता सकेंगे कि हुकूमत में जो एक अब खासी बड़ी कंसेशन आ गई है, पेट्रोल और सुपर की कीमत में 20-21 रुपए की कमी आ गई है, हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 33 रुपए की कमी आ गई है, मट्टी के तेल में 44 रुपए की कमी आई है, इससे शहरियों को तो फायदा होगा, रिलीफ मिलेगी, क्या इसको इकोनॉमी को भी थोड़ा सा उठाने में मदद मिल सकेगी? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मैं समझता हूं कि ताकत का एक टीका इकोनॉमी को लगेगा। अगर आलमी मंडियों में आप देखें तो तेल की कीमतें जो जनवरी में तकरीबन $64 का बैरल हम खरीद रहे थे, वो अब ओपेक की जो बास्केट प्राइस है, जो बेसिकली हम तेल खरीदते हैं, वो तकरीबन $14 पे पहुंच गया है। जिसका मतलब यह है कि आलमी मंडियों में तकरीबन 78% कमी आई है तेल की कीमत में। इस तरह कोयले की कीमत में तकरीबन 50% है, एलएनजी की कीमत में 76% है। और मैंने कोयले और एलएनजी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, हम बिजली बनाने के लिए।
तो ये बहुत अच्छा स्टेप है हुकूमत ने जो लिया पेट्रोलियम कीमत की कम करने में। लेकिन 2 स्टेप्स और ऐसे हैं जो हुकूमत ले सकती है, जिसमें बिजली की कीमत कम करना। मैं समझता हूं कि बिजली की कीमत इस वक्त हुकूमत के पास 40 से 50% कम करने का मार्जिन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम कोयला इस्तेमाल करते हैं जो 50% डाउन है, हम फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं जो तकरीबन 70% तक डाउन है, और हम LNG इस्तेमाल करते हैं जो तकरीबन 80% जिसकी कीमत गिर चुकी है, जो फ्यूल इनटू बिजली जा रहा है। तो पेट्रोलियम की कीमतें हुकूमत ने गिरा दी, मजीद गिराई जा सकती थी, कुछ हिस्सा जो है वो हुकूमत ने अपने पास रख लिया, लेकिन मजीद बिजली की कीमत और गैस की कीमत भी गिराई जा सकती है। एक छोटा सा मुझे जवाब दे दे ब्रेक से पहले कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ हुकूमत पाकिस्तान, जो पिछली हुकूमतों ने कैपेसिटी पेमेंट्स की, पहले सवाल आप ले लें क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, जो कैपेसिटी पेमेंट्स के वायदे कर रखे हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, क्या हुकूमत जो है मौजूदा सूरत हाल में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ इसे सक्सेसफुली रीनेगोशिएट कर सकती है? सुनते तो बहुत है लेकिन इसका एक कॉमेंट भी जवाब लेते हैं, बल्कि शहबाज गिल साहब से पहले समझते हैं, फिर डॉक्टर साहब से भी उस पर कॉमेंट लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, सीधा चलते हैं डॉक्टर जनाब शहबाज गिल साहब की तरफ। जी शहबाज गिल साहब, आपने खासा सोच लिया होगा, क्या आप पे इसका आपका रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है? वही देखिए, 2 चीज़ें इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये बहुत ही टेक्निकल एरिया है, टेक्निकल एरिया इन अ सेंस के इसमें रीनेगोशिएशन या रिव्यू या रीलुक किया जा सकता है, उसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाई हुई है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक रिपोर्ट भी आई हुई थी IPPs की, जो पब्लिक भी की गवर्नमेंट ने, और उसके बाद उसको जो कैबिनेट की सब कमेटी है ऑन पावर उसको दे दी गई, जिसको प्रिजाइड करते हैं असद उमर साहब। उस कमेटी ने सर्टन रिकमेंडेशंस दी, उस रिकमेंडेशंस के ऊपर आगे एक कमीशन बनेगा। अब उसी में एक कासिम साहब हैं जिनके पास ये वो जितने भी IPPs हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि IPPs को भी सोचना चाहिए, और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें आपके सामने तमाम गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट्स हैं, फॉरेन IMF है या वर्ल्ड बैंक है या कोई भी है, तमाम लोग आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। सो वही वाली बात यहाँ पे भी होगी। और जैसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी आवाम को पहले किसी चीज में फेल नहीं किया, जैसा प्राइम मिनिस्टर खान ने अपनी आवाम को पहले किसी चीज में डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत बड़ा आप इंशाल्लाह देखेंगे इस चीज में भी बेहतर कॉम्पिटेंस का इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, आपकी हुकूमत के लिए, PTI की हुकूमत के लिए, कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, माना कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इससे पहले पाकिस्तान में जो कोशिशें की गई हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स में तब्दीली करने की, उसे इंग्लैंड की आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है, इंटरनेशनल लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चैलेंज किया गया, और वहाँ पाकिस्तान की कोर्ट्स के फैसलों को तस्लीम नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची। ये सब सही है, लेकिन इस वक्त तो एक पॉलिटिकल इशू है ना कि IPPs के जो करता धरता है, जो डिसीजन मेकर हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत बिठाकर कन्विंस करे फेस टू फेस कि देखिए मौजूदा सूरत हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये इस तरह से इंप्लीमेंट अब नहीं हो सकते। ये तो टेस्ट है ना आपकी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा। देखिए मोईद, टेस्ट जो है वो समझने पे होता है, एहसास जिम्मेदारी जो है वो समझने पे होती है। आप सिविल सर्विसेज में भी रहे, आपके सामने जब कोई असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर किसी जिले में जाता है तो अगर वो जिम्मेदारी समझता है तो उसका टेस्ट होता है, अगर वो नहीं समझता तो उसका टेस्ट नहीं होता। हुकूमतें पहले भी आती रहीं, जब पूरी दुनिया में 8 सेंट पे बिजली लग रही थी, हमने यहाँ पर आपके सामने 4, 5, 6 गुना ज्यादा महंगी बिजली खरीदी, तो टेस्ट तो तब भी था। ये तो है कितनी जिम्मेदारी कोई हुकूमत महसूस करती है। हमारी हुकूमत क्योंकि ये जिम्मेदारी महसूस करती है, इसीलिए वो चीनी का इशू हो, आपके सामने रिपोर्ट पब्लिक की गई, IPPs के ऊपर हो, हम ही ने उसकी इंक्वायरी करवाई, हम ही ने उसकी रिपोर्ट पब्लिक की, और अब उस पर कमीशन बनने जा रहा है। मैंने आपको इसलिए कहा कि क्योंकि मैं हुकूमती तर्जुमानी करता हूं, राय देता हूं, मैं वक्त से पहले कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। इसमें होगा क्या या हो क्या सकता है वो मुझे भी आइडिया है थोड़ा बहुत, आपको भी हो सकता है, जो हालात है उस पर आइडिया पैदा किया जा सकता है, लेकिन मैं जिस पोजीशन पे हूं मैं उस हिसाब से अपनी पार्टी की तरफ से या अपनी हुकूमत की तरफ से कोई हतमी राय इस टाइम आपके सामने इसलिए नहीं रखना चाहता कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं जिनको ये काम दिया गया है वो इसके ऊपर रायजनी करें तो बेहतर बात है। अगर मैं एक एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा होता तो मैं आपको कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन देता।
होता। एक और बात मैं क्विकली आपको बता दूं यहां पर, क्विकली। ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में 78% जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस नीचे गई। मैं उनसे एग्री करता हूं। इसमें हमें सबको ये भी देखना है कि जो पेट्रोल हम 60 दिन पहले खरीदते हैं, सौदे करते हैं, वो अब पाकिस्तान आता है। तो अगर आज 14 बैरल की कीमत कम हुई है तो इसका फायदा हमारी जो आवाम है या हमारी सप्लाई चेन है उसको 50 से 60 दिन के बाद होगा। तो जब उस टाइम पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वो भी कमी की जाएगी। लेकिन आप देखें तो जैसे जैसे बाहर कमी हो रही है, जैसे जैसे जो हमने सौदे पीछे से खरीदे हुए हैं और उनमें कमी होती जा रही है, उसके साथ साथ हम आगे चल रहे हैं। आखिरी बात, पाकिस्तान को एक बात पे आपको पाकिस्तान को मुबारक होनी चाहिए। ये तो एक अलग इस पे एक अलग इशू बनता है कि जब कीमतें पूरी दुनिया में वो फिर बिल्कुल ही सस्ता है, उसका क्या होगा। चले जरा रुकिए जरा, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पे क्या हुकूमत कोई इनसे नेगोशिएशन कर सकेगी? क्या वहां से पावर की कीमतों में कोई कमी, एक रिलीफ ला सकेगी? आपको क्या लग रहा है? जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि 26 साल से पाकिस्तानी जो सारिफ हैं बिजली के, उनको टीका लगाया जा रहा है। और ये मोहम्मद अली साहब की कमीशन की कमेटी की जो रिपोर्ट है, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट लिखी गई है और उसमें क्वांटिफाई कर दिया। उन्होंने हमें बता दिया कि 5000 अरब रुपए का पाकिस्तानी अवाम को टीका लग गया है। तो ये तो नॉन टेक्निकल मामला है, ये बिल्कुल साफ उन्होंने सामने रख दिया। जैसे थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू ये है, इसको मैं आसान तरीन अल्फाज में आपके सामने रखता हूं। देखिए, आप अपना बिजली का बिल खोल के देखें, हमें 22 रुपए का तकरीबन एक बिजली का, 21 रुपए 22 रुपए का एक बिजली का यूनिट आपको पड़ रहा है। इस वक्त बांग्लादेश में, इंडिया में, चाइना में, वियतनाम में यही बिजली जो है वो तकरीबन 13 से 14 रुपए की है। तो 40-45% महंगी बिजली है पाकिस्तान में, बाकी सारी दुनिया से इसको आप कंपेयर कर लें। अब जो 22 रुपए का यूनिट पड़ रहा है हमें, उसमें जो आपने शुरू में जिक्र किया कि फिक्स कैपेसिटी चार्ज, महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने आईपीपी से कर रखे हैं, उनका जो तनासुब है, उनकी जो परसेंटेज है वो 30% है। यानी कि 22 रुपए में जो हमें बिजली मिल रही है, उसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं महंगी बिजली वालों आईपीपी, वो 30% का रोल है। वो डेफिनेटली रिनेगोशिएट होना चाहिए वो, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। आपने कहा कि मोहम्मद अली साहब की जो रिपोर्ट है, आपने कहा कि मोहम्मद अली साहब की जो रिपोर्ट है, जो फॉर्मर एससीसीपी के मेरे ख्याल चेयरमैन वगैरह भी रहे हैं मोहम्मद अली साहब, उन्हीं की वो रिपोर्ट है, बहुत ब्रिलियंट है, बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट है, आपने बड़ी उसकी तारीफ की। और आपने कहा कि उसमें बहुत ही एदाद व शुमार के जरिए समझाया गया है, हिसाब किताब करके, कि 5000 अरब रुपए का, यानी 5 खरब रुपए का पाकिस्तान का जो बिजली का कंज्यूमर है, जो आप भी हैं, मैं भी हूं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हर घर का जो कंज्यूमर है, उसको 5 खरब रुपए का, 5000 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। मेरा सवाल यह है कि जब हम ये सवाल पूछते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, लीडरों से, PMLN से पूछते हैं, वो कहते हैं इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, ये इसी तरह से होते हैं। खाकान अब्बासी साहब से भी ये सवाल कई दफ़ा रेज हुआ है। आपकी क्या जजमेंट है कि ये PPP की हुकूमत ने और फिर PMLN की हुकूमतों ने जो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, और शायद जनरल मुशर्रफ ने भी किए हैं, ये मतलब उनको कोई पलेखा लगा, उनको समझ नहीं आई, उनको अपने आवाम से हमदर्दी नहीं थी, वो अंधे थे, क्या मसला था सर? देखिए, हमारे यहाँ जब इतने बड़े हजारों अरब रुपए के टीके की बात होती है तो वो कोई एक शख्स नहीं कर पाता। वहां पे एक वो ट्रायंगल बनता है, उसमें एक बिजनेसमैन होता है, एक सियासतदान होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, और ये तीनों मिलके फिर बाकायदा मनसूबाबंदी होती है। अब इस बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स में आप देख लीजिए कि हम आईपीपीज के खिलाफ इसलिए नहीं जा सकते कि PPIB जो पाकिस्तान पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है वो इसका हिस्सा है, वो इसको अप्रूव कर चुका है। जो हमारा बाकी इदारे हैं, CPPA है, सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी, वो इसके ऊपर साइन कर चुकी है। फिर सबसे बड़ा नेपरा जो है, जो रेगुलेटर है, वो इसके ऊपर साइन कर चुका है। तो बड़ा मुश्किल है इनके खिलाफ जाना। लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि 30% इसमें रोल जो है वो आईपीपीज का जरूर है, लेकिन और एक रोल है जिसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज एंड नॉन कलेक्शन। वो तकरीबन 45% हिस्सा बनता है 22 रुपए का। आप अंदाजा कीजिए कि जहां पे टोटल कीमत आपको 22 रुपए की यूनिट पड़ रही है, उसमें 45% हिस्सा है लॉसेस का, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का, नॉन कलेक्शन का। तो वो तो मामला है, आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट महंगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मामला ये है कि सितंबर 2018 में जब PDI की हुकूमत आ गई थी, उन्होंने एक कमीशन बनाया था। हाँ, ये 45% जो नुकसान हो रहा है, मैं तो इस पे कमी नहीं आएगी।
पिछले 2 सालों में इसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। शहबाज गिल साहब, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ तो डील करना है, मुश्किल मामला है, उसमें शायद करप्शन भी हुई होगी बहुत ज्यादा इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन ये जो लाइन लॉसेस हैं यहां तो शेयरली उबर यूब की जो मिनिस्ट्री है, हुकूमत को बेसिकली अपनी मैनेजमेंट और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है इन लाइन लॉसेस को प्लग करने के लिए। जी मोईद, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर काम होना चाहिए और बहुत सारा काम हो चुका है और हो रहा है। ये 1100 फीडर थे टोटल जिसमें लाइन लॉसेस हैं, उनमें से तकरीबन 550 क्लियर किए जा चुके हैं और बाकी जो है वो चल रहे हैं। आपने पिछले दिनों भी सुना होगा, हमने एक फिगर भी दिया था कि सिर्फ एक साल में तकरीबन को 108 अरब रुपए जो है उसमें वो जो है वो रिकवर हुए थे, जिसमें से एक बड़ी अमाउंट जो थी वो लाइन लॉसेस 550 क्लियर हो गए हैं। तो अभी उन्होंने बताया कि 45% लॉसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। अगर 555 क्लियर हो गए तो फिर ये कैसे होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे 45% लॉस को? मैं बताता हूं। वो उस टाइम रिपोर्ट की टाइम की बात कर रहे होंगे, उसके बाद तो डेफिनेटली इस नंबर में कमी आई है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मैं यहां पर बैठ के आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इसमें बहुत सारी जो नेशनल सेंसिटिविटीज हैं, बहुत सारे ज्योग्राफिक एरियाज हैं, बहुत सारी डिफरेंट जगह हैं जहां पर ये लाइन लॉसेस हैं और उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत डिफरेंटली आता है पूरे कौम के ऊपर, पूरी वफाक के ऊपर। तो ये सिर्फ बिजली का मामला नहीं है, इसमें ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में कुछ चीजें चली जाती हैं। सो दैट इज द रीजन कि उसके ऊपर उतनी पेशरफ्त नहीं हुई जितनी हो सकती हो। उसमें बहुत सारे सूबों के मामलात हैं, बहुत सारी और चीजें हैं, तो मैं उसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को तफसीली ब्रीफिंग दी जा चुकी है, एक से ज्यादा दफा ब्रीफिंग दी जा चुकी है। मैं उसका गवाह हूं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर बहुत संजीदा इकदामात करने की हदायत भी की और उनको फिर बार बार चेक भी किया कि वो कितने संजीदा इकदामात हो रहे हैं। तो ये जैसा मैंने आपको कहा, जैसे बहुत सारे और दूसरे एरियाज में, सिस्टम्स में, आपने अभी PIA की एग्जांपल दी कि हर चीज की यूनियन बनी हुई है। मैं क्योंकि आपको पता है कि मेरा एरिया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप पढ़ाता रहा हूं, तो यूनियन जो है वो पूरी दुनिया में इसलिए बनाई जाती है कि वर्कर्स की, ऑफिसर्स की, प्रोफेसर्स की, कोई भी यूनियन जो है वो लोगों के जो उनके इंटरेस्ट है उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोग यूनियन के मेंबर होते हैं उसके बाद ड्यूटी करना छोड़ देते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में देख लें, किसी और जगह पे देख लें, जो लोग एम्प्लॉइज की यूनियंस को हेड करते हैं वो अगर कोई क्लर्क है तो वो अपनी जॉब करना छोड़ देते हैं, कोई बस का ड्राइवर है तो वो अपनी जॉब करना छोड़ देता है। इसी तरीके से PIA में, इसी तरीके से दूसरी जगहों पे। तो मनहसल कौम, हमें जब पावर मिलती है किसी किस्म की, किसी ऐसी चीज से, तो हम उसको अब्यूज करते हैं, ना कि उसको लार्जर गुड के लिए यूज करें। तो कहने का मतलब आपको यह है कि जिस तरफ आप देखते हैं उस तरफ सिस्टम तबाह हुआ है, वो रिकवरी हो, वो इदारे हो, तो इस सबको वक्त लगना है और इस पर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और करेंगे। मेरे साथ ही डॉक्टर साहब के कहते हैं, दोबारा फरमाइएगा डॉक्टर शहबाज गिल, दोबारा फरमाइएगा। आदाद-ओ-शुमार थोड़े से पुराने आपके हैं, अब 55%। जी नहीं, मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का ये ख्याल है कि आपने जो आदाद-ओ-शुमार 55%, 45% लाइन लॉसेस के कहे हैं, ये पुराने हैं। अब तक बहुत से जो है वो करेक्शन हो गई है। 1100 फीडर में लॉस था, अब तकरीबन 555 उसमें से करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर क्या आपके मतलब इस पर क्या है रद्द अमल आपका? डॉक्टर साहब, मैं नताइज आपके सामने रख देता हूं। सिर्फ 3 फिगर्स आपको देखनी है और नतीजा और उसका कंक्लूजन आप खुद निकाल सकते हैं। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। उस दौरान जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा, वो 4.5 अरब रुपया माहाना के हिसाब से बढ़ता था। फिर PMLN की हुकूमत आई। 2008 से 2013 तक जो गर्दिशी कर्जा बढ़ने की रफ्तार थी वो 10 अरब रुपए माहाना थी। अब PTI की हुकूमत के दौरान अगस्त 2018 से आज की डेट तक निकाल लें, जो गर्दिशी कर्जाजात बढ़ने की रफ्तार है वो 41 अरब रुपया माहाना पे पहुंच चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेपरा के जो चीफ हैं उन्होंने बैठे हुए एक मीटिंग में ये कहा कि जो फिगर्स आपको आ रही हैं पावर डिवीजन से, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, वो उनसे एग्री नहीं करते। नेपरा ने कहा, नेपरा के चेयरमैन ने, कि वो उनसे एग्री नहीं करते। ये जो बताई जा रही हैं कि ये हमने रिकवरीज कम कर ली, हमने कलेक्शन बेहतर कर ली, ये नेपरा के चेयरमैन एग्री नहीं करते हैं। और सर्कुलर डेट की फिगर जो है वो निचोड़ है, वो नतीजा है इन सारी अचीवमेंट्स का या नॉन अचीवमेंट्स का। तो 4.5 अरब रुपया माहाना पीपल्स पार्टी के दौरान, 10 अरब रुपया माहाना PMLN के दौरान और PTI के दौरान 41 अरब रुपए की रफ्तार से, माहाना की रफ्तार से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है।
मेरे साथ है ये नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तक की डिस्कशन को सम अप दूं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। मेरा बिल्कुल 30-40 सेकंड है मेरे पास एक्चुअली ब्रेक से पहले। गर्दिशी कर्जे की ये बहस जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की इसलिए हमारे लिए अहम है कि आज का दिन बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के कंज्यूमर की, पाकिस्तान के शहरी की, आप तमाम लोगों की, जबकि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की कीमत में बहुत कमी हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए ये है कि गर्दिशी कर्जे की वजह से और जो पावर सेक्टर की अंदर जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। यह आप सबके है, हर घर में ये मसला है और इसके लिए हुकूमत का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि हुकूमत इन दोनों इशूज़ को, जहाँ पे लाइन लॉसेज हैं और जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, इसको हुकूमत कैसे ठीक कर पाती है, ये इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज होगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे, हम बात करें एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब से इस हवाले से कि पाकिस्तान इंटरनेशनल को, एयरलाइन को आज डायरेक्ट फ्लाइट्स की इजाज़त भी मिल गई है। अमेरिका में पहली दफ़ा हुआ है ये PIA की हिस्ट्री में, और साथ ही PIA को एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के तहत भी लाया गया है 6 माह के लिए। और फिर PIA के अंदर हुकूमत ने फैसला किया कि जो यूनियंस हैं CBI के अलावा उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। इस हवाले से हम बात करते हैं एविएशन मिनिस्टर से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, एविएशन मिनिस्टर जनाब गुलाम सरवर साहब मुझे अब ज्वाइन कर सकेंगे। आज के दिन इस लिहाज से बड़ा अहम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को पहली दफ़ा, जब से PIA बनी है, PIA को पहली दफ़ा डायरेक्ट फ़्लाइट्स की इजाज़त मिली है अमेरिका की एयरपोर्ट्स तक। इससे पहले PIA ने 20 बरस तक इसकी स्ट्रगल की है। पहले तो PIA के पास ये कैपेसिटी ही नहीं थी, ऐसे जहाज़ ही नहीं थे। लेकिन 9/11 के बाद अमेरिकी हुकाम को, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एजेंसी TSA को ये एहतराज़ था, उनको ये ख़दशा था कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, यहाँ का जो निज़ाम है, PIA की अपनी जो सेफ्टी है और जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, उसका निज़ाम इतना मुस्तहकम नहीं है, इतना महफूज नहीं है। लेकिन अब एक एनालिसिस के बाद PIA को एक तजर्बाती तौर पर इस हंगामी हालात में 12 फ़्लाइट्स की इस वक्त इजाज़त मिली है। लेकिन एक उम्मीद यही की जाती है कि इसके बाद एक रेगुलर फ़्लाइट की इजाज़त भी अमेरिका तक मिल सकेगी और ये PIA की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये एक ऐसे वक्त में हुआ जब दुनिया भर में जो एयरलाइंस हैं इंक्लूडिंग PIA, उनको शदीद नुकसानात का ख़तरा है। ब्लूमबर्ग जो कि फाइनेंशियल पब्लिकेशन है दुनिया की बहुत ही क्रेडिबल, उसमें इस खदशे का इजहार किया गया कि जहां बाकी एयरलाइंस को शदीद ख़तरात हैं, कोलैप्स होने के नुकसानात हैं और एयरलाइंस हुकूमतों से मदद मांग रही हैं, वहाँ PIA उन एयरलाइंस में है जिसके बैंकरप्ट हो जाने और कोलैप्स हो जाने का बहुत ही शदीद तरीन इम्कान और ख़तरा है। और वहाँ इस खदशे का इजहार किया गया कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान PIA को कोई फाइनेंशियल पैकेज नहीं देगी या उसकी कोई बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म जो हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में फ्लोट करने में मदद नहीं करेगी, तो शायद PIA का सर्वाइवल ही नामुमकिन हो जाएगा। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं एविएशन मिनिस्टर जनाब गुलाम सरवर खान साहब। जनाब गुलाम सरवर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम और आपको मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी जी, मेहरबानी मोहित भाई। मुबारक तो आपको हो जी, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन ये थोड़ा सा बताएं कि लोग कह रहे हैं कि ये तो महज 12 फ्लाइट्स की इस वक्त अमेरिकी हुकाम ने इजाज़त दी है 1 साल के अंदर, तो कैसे हुकूमत और PIA इस परमिशन पे कैपिटलाइज कर पाएंगे, कैसे इसको बिल्ड अपॉन करेंगे, इससे कैसे कुछ बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे? जैसा कि आपके मोहित आपके इल्म में है और पूरी कौम भी जानती है कि 9/11 के बाद अमेरिका के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स मुअत्तल कर दी गई थी और जो फ़्लाइट एक जाती भी थी वो ट्रांजिट में मैनचेस्टर जाती थी और ओवरकास्ट करती थी। फिर पिछले दौर में वो ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। PIA की इंतज़ामिया की भी पूरी कोशिश थी और हमारी हुकूमत की भी पूरी कोशिश थी और पर्सनली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी कि किसी न किसी तरीके से ये ऑपरेशन रेस्टोर हो जाए। तो लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर में भी उनकी सिक्योरिटी टीम, अमेरिकन सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान आई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को विज़िट किया, बाकी एयरपोर्ट्स को विज़िट किया, एविएशन के अफसरान से, SF के अफसरान से, इमिग्रेशन के लोगों से राब्ते किए और तमाम इंतज़ामात देखने के बाद उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। इस साल बिगनिंग में भी वो दोबारा तशरीफ़ लाए और एक किस्म की सिक्योरिटी क्लियरेंस दे के गए और ये अंदिया दे के गए कि बहुत जल्दी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्री कोरोना भी कि मई में ऑपरेशन हम इस काबिल हो जाएंगे कि मई में हम अमेरिका के ऑपरेशन शुरू कर सकें और डायरेक्ट ऑपरेशन शुरू कर सकें। तो फिर बवजह कोरोना तमाम पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री अंडर स्ट्रेस है और ये भी आपके इल्म में है कि जो एक वर्ल्ड सर्वे आटा का सर्वे मौजूद है कि तकरीबन $350 बिलियन का एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है।
तो इन हालात में PIA डेफिनेटली एक छोटी एयरलाइन है, ये भी एक सफर है, लेकिन दिल हमने छोड़ा नहीं, PIA की इंतज़ामिया ने दिल नहीं छोड़ा, अपनी कोशिशें जारी रखी और प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इन्वॉल्व रखा, एंगेज रखा, अमेरिकन आला हुकाम से राब्ते भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये गुड न्यूज़ देने में हम कामयाब हो गए हैं कि अमेरिका ने डायरेक्ट 9/11 के बाद, ये पाकिस्तान पर बहुत बड़े इत्मीद का इजहार है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एफर्ट्स और उन पर इत्मीद का इजहार है और डेफिनेटली इसमें PIA की इंतज़ामिया और चीफ एग्जीक्यूटिव की भी काविशें यकीनन बहुत ज़्यादा थी, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी और आज इसीलिए हम ये अच्छी खबर देने में कामयाब हुए हैं। तो ये 12 फ़्लाइट्स हैं और मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस हैं, डेस्टिनेशंस भी अभी डिसाइड होनी है कि किस डेस्टिनेशन को हमने टच करना है। लेकिन और क्या आप ये तवक्को करते हैं कि ये जो आपको एक फैसिलिटी मिली है खान साहब, जो इस वक्त एक सहूलत मिली है, जो एहतमाद का इजहार किया है ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एजेंसी ने और अमेरिका के हुकाम ने, इससे अब आप बढ़ा सकेंगे और एक रेगुलर फ्लाइट्स पाएंगे अमेरिका के लिए? जी ये एक नया एवेन्यू खुल गया PIA की इंतज़ामिया की एफर्ट की वजह से और इंशाअल्लाह ताला ये इत्मीद बढ़ेगा, हम बेहतर सर्विस देंगे, बेहतर सिक्योरिटी मेजर्स होंगे और इंशाअल्लाह ताला हालात मामूल के बाद जहां हम चाहेंगे, जिस डेस्टिनेशन को हम टच करना चाहेंगे, इतना इत्मीद हम हासिल कर लेंगे और इतना इत्मीद हम दिला देंगे कि जो डेस्टिनेशन हम चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज उसकी हमें इजाज़त देंगी और ये ऑपरेशंस PIA के डायरेक्ट फ़्लाइट के ऑपरेशंस इंशाअल्लाह ताला पोस्ट कोरोना भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा खान साहब, एक बहुत ही अहम फैसला जो PIA की मैनेजमेंट से और हुकूमत ने असूली तौर पे किया कि कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंसी CBA को छोड़ के PIA में जितनी भी और यूनियंस थी, जो स्टीवर्ड्स की यूनियन थी, पर्सर्स की यूनियन थी, केबिन क्रू की यूनियन थी, फ्लाइट इंजीनियर्स की यूनियंस थी, उन सबको डी नोटिफाई कर दिया गया है। इस इकदाम की अहमियत क्या है? देखें मोईद, अगर एविएशन इंडस्ट्री का मैं एक मुख्तसरन एक कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि कतर एयरवेज है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं 240 और उसके एम्प्लॉइज़ हैं 46,000 और एयरक्राफ्ट एम्प्लॉय रेशो है 191। इसी तरह एमिरेट्स है, दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन है, 269 एयरक्राफ्ट हैं, 62,356 एम्प्लॉइज़ हैं और रेशो पर एयरक्राफ्ट 231 है। टर्किश जो कि इस रीजन में सबसे बड़ी एयरलाइन और बेस्ट एयरलाइन है, 329 एयरक्राफ्ट्स हैं और 31,000 उसके एम्प्लॉइज़ हैं और एयरक्राफ्ट एम्प्लॉय रेशो है 94। इताद 102 एयरक्राफ्ट, 21,530 एम्प्लॉइज़, 211 और पाकिस्तान PIA टोटल 31 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 14,500 और एयरक्राफ्ट एम्प्लॉय रेशो 468। ये तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह ओवर स्टाफिंग की गई और फिर सियासी भर्तियाँ भी हुई और बिल्कुल सियासत की तरह पिछले अदवार में इस ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाया गया और यही वजह है कि PIA जब टेक ओवर किया हमारी हुकूमत ने तो 482 बिलियन की एकमुलेटेड लॉस का शिकार थी और अंडर स्ट्रेस थी। 4 जहाज ग्राउंड हो गए थे, डिफ़ॉल्ट कर चुके थे स्पेयर पार्ट्स के लिए, अपने रिसोर्सेज से उन जहाज़ों को उनकी ओवरहालिंग करवाई गई, मेंटेनेंस करवाई गई, उन्हें ऑन एयर करवाया गया अपने रिसोर्सेज से पहले। लेकिन इन सब चीज़ों से यूनियन का क्या ताल्लुक है? ओवर स्टाफिंग और यूनियन का आपस में क्या ताल्लुक? रिसोर्सेज से अपने जहाज़ों को ठीक किया, अपना ऑपरेशन मुकम्मल किया, तो अब वक्त है कि PIA को इस क्राइसिस में निकालना। देखें ना, दुनिया की बड़ी एयरलाइंस लफ्थांजा बैंकरप्ट हो चुकी है, वर्जिन एयरलाइन बैंकरप्ट हो चुकी है, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन बैंकरप्ट हो चुकी है, ब्रिटिश एयरवेज ने अपने 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। अभी तक कोई सिंगल एम्प्लॉय PIA का नौकरी से बर्खास्त नहीं हुआ। इस गए गुजरे दौर में मैं यही समझना चाह रहा हूं मिनिस्टर साहब कि आपने यहाँ पर ले ऑफ तो नहीं किया गया, लेकिन आपने तो बेसिकली जो यूनियंस हैं उनको डी नोटिफाई किया है।
आपने लोगों को निकाला तो नहीं है, आपने एम्प्लॉयमेंट तो कम नहीं की, आपने यूनियंस को डीनोटिफाई किया है, उसकी अहमियत फिर क्या है? जो पीरजादा साहब, जो सीबीए है, जो एम्प्लॉयज के वोटों से मुंतखब कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स हैं, वो इंटैक्ट है, वो कंटिन्यू करेगी। वो एक इलेक्टेड बॉडी है। जो एक्सप्लॉयटेशन के लिए छोटे छोटे अदारे लाइक पालपा, सियासपा और इस तरह की जो 5-6 छोटी छोटी बॉडीज बनाई गई थी, यकीनन वो एक एक्सप्लॉयटेशन करते थे और उस पर जो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है वो लागू किया गया और पीआईए के बेहतरीन इंटरेस्ट में ये फैसला किया गया। पीआईए को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए ये फैसला किया गया। लेकिन पलपा को देखे ना, अभी तक जो हमारे सामने आया है उसमें पलपा को तो डीनोटिफाई नहीं किया गया। स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को यूके से और बाहर दुनिया से वापस लाना था और पालपा वाले स्ट्राइक पे चले गए। इस मुश्किल वक्त में स्ट्राइक पे चले गए। चले वो बैठे, एविएशन सेक्रेटरी के साथ बैठे, कुछ इश्यूज सेटल हुए। तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन थी, उसे ख़त्म करने के लिए ये इकदाम किया गया और पीआईए के बेहतरीन इंटरेस्ट में और पाकिस्तान के बेहतरीन इंटरेस्ट में ये फैसला किया गया और इसके आप असरात देखेंगे आगे चल के कि इंशाअल्लाह ताला इसके मुस्बत असरात होंगे। लेकिन मिनिस्टर साहब, पलपा को डीनोटिफाई तो नहीं किया गया। जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की है एसोसिएशन, केबिन क्रू है, उसको किया गया है, एक और एसोसिएशन को किया गया है, सीनियर पर्सनस को। लेकिन पलपा जो पायलट एसोसिएशन है उसको तो डीनोटिफाई नहीं किया गया। लेकिन आपके कमेंट से लग रहा है कि उसको भी शायद डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। मैंने मिसाल दे के कहा कि इस तरह की जितनी भी पीसीसीए है, टैप है, एसएसए है, एसएपी है, मतलब पेल्पा है, जितने भी इस तरह के अदारे हैं, उसकी एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए ये एक इंटरम अरेंजमेंट था। पिछले वक्तों की इंतजामिया ने अपने मामलात स्मूथली चलाने के लिए कि चलें जी आपकी मर्जी के पायलट की ड्यूटी लगा देंगे, आपकी मर्जी की केबिन क्रू की ड्यूटी लगा देंगे, पोस्टिंग आपकी मर्जी की कर देंगे, ट्रांसफ़र आपकी मर्जी की कर देंगे, प्रमोशन आपकी मर्जी। टोटल इस अदारे को पोलिटिसाइज किया गया था। तो उस सूरत हाल से निकालने के लिए ये इकदाम काफ़ी सोच विचार के बाद किया गया और मेरा ख्याल है इसके दूर असरात इंशाअल्लाह ताला मुरतब होंगे। ये तो सही है कि पीआईए की जो नई मैनेजमेंट टीम है, एयर मार्शल अरशद मलिक है, उनकी जो टीम है वो बहुत सरतोड़ के एफर्ट कर रही है। उन्होंने एक फ़्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी जो पीआईए के पास गुज़िश्ता कई बरसों से नहीं था, बड़ी सस्ती कीमत पे, सस्ते कॉन्ट्रैक्ट पे वो उन्होंने बना लिया है, उसका कंस्ट्रक्ट कर लिया है। आप ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा लैंड किया, बड़ी कामयाबी है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो फाइनेंशियल बेल पैकेज, क्योंकि आपकी हुकूमत के तो हाथ पहले ही बंधे हुए हैं, तो इन मौजूदा सूरत हाल में किस किस्म का फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज जो है, पहले 20 अरब का पैकेज गालिबन असद उमर साहब ने पहले दिया था, 2018 में आने के बाद दिया था, तो अभी कोई आप हमें बता सकते हैं कि किस किस्म का बेल आउट पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज हो सकता है? और जो बॉन्ड फ्लोट करने की बात हो रही है, क्योंकि पीआईए की तो क्रेडिबिलिटी इतनी कम है बॉन्ड फ्लोट करने में कि वो बॉन्ड फ्लोट नहीं हो पाते इतनी आसानी से, उसमें को थोड़ी सी हमारी रहनुमाई कर दें हमारे सुनने वालों के लिए कि क्या थिंकिंग है आपकी हुकूमत की? इसकी मोडालिटीज़ पे तो हो सकता है मैं ठीक तरीके से एक्सप्लेन ना कर सकूं, बात ना कर सकूं, लेकिन प्रिंसिपली आज भी पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग पे बात हुई और पीआईए को अपने पांव पे खड़ा करने की बात हुई और पीआईए के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी, डायरेक्शन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इनकी बात सुनी जाए और इन्हें किसी न किसी तरह बेल आउट करने की कोशिश की जाए। अभी यकीनन अपने बिजनेस प्लान के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव की हमने मीटिंग्स अरेंज करवा रहे हैं फाइनेंस डिवीजन के साथ और यकीनन वो सारी मोडालिटीज तय करने के बाद पीआईए को इंशाअल्लाह ताला हम अपने मोडालिटीज तय होंगी। कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर खान, फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस किस्म के चैलेंजेस हैं, कैसे पीआईए की टीम जो है उनसे निब्रो आजमा हो रही है और कैसे हुकूमत असूली तौर पे इस चीज़ पे मुतफिक है कि मौजूदा सूरत हाल में पीआईए को बचाने के लिए एक बेल आउट पैकेज जो है वो लाना होगा जिसकी मोडालिटीज़ जो हैं वो तय कर रही है। नाज़रीन, आज इतना ही, फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।